डियर चिल्ड्रन और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज के क्लास में स्वागत है। आज का चैप्टर है अधिकार अंतरण अथवा प्रयोजन या प्रत्यायोजन। इस संदर्भ में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के मीनिंग बताए थे, डिफिनेशन बताया था और एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन बताने का काम किया। आज के जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिकार अंतरण का महत्व तथा आवश्यकता। अधिकार अंतरण का महत्व एवं आवश्यकता, यानी इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमने उस समय पढ़ा लास्ट क्लास में कि अधिकार अंतरण प्रबंध की क्रियात्मक संचालन शक्ति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए एक प्रबंधक कार्य को इस तरह विभाजित करता है जिससे वह संपूर्ण कार्य का उस भाग का निष्पादन करे जिसे वह केवल स्वयं ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है और शेष कार्य को पूरा कराने में दूसरों की सहायता प्राप्त कर सकता है। और इसकी हमने कई विशेषताएं भी आपको बताने का काम किया। आज अधिकार अंतरण का महत्व और आवश्यकता क्या है इसके बारे में बताएंगे। जिस प्रकार अधिकार प्रबंध की कुंजी है, ठीक उसी प्रकार अधिकार का अंतरण संगठन की बिना अधिकार सौंपे सहायक अधिकारी नहीं हो सकते। उसी प्रकार सहायक अधिकारियों के बिना संगठन का कार्य निर्माण नहीं हो सकता। अतः वर्तमान व्यवसाय जगत में अधिकार अंतरण का व्यापक महत्व माना जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति सभी कार्यों को स्वयं नहीं देख सकता या कर सकता है। अतः अधिकार अंतरण करके वह क्रियाओं को विभागों में या भिन्न भिन्न भागों में, उप विभागों में विभाजित कर उनके संचालन का उत्तरदायित्व विभिन्न व्यक्तियों पर डाल देता है, जिन्हें आवश्यक अधिकार भी दिए जाते हैं। इस प्रकार अधिकार अंतरण करके योग्य प्रबंधक दूसरों को सौंपे जा सकने वाले दूसरे कार्यों को सौंपकर न केवल उनको इस योग्य बना देता है, बल्कि उसके कामों में हाथ बटा सके उसकी महानुभूति और विश्वास भी जीत लेता है। प्रबंध की सफलता और असफलता भारापर्ण की सफलता अथवा असफलता पर निर्भर करती है। प्रसिद्ध,
विद्वानों ने कई प्रकार से इसकी व्याख्या की है। जितनी अच्छी तरह से कोई अधिकार सौंपता है उतना ही अच्छा वह प्रबंध कर पाएगा। यदि अधिकार अंतरण नहीं किया गया तो फिर प्रबंध किसका किया जाना है। अधिकार या प्रभावी अंतरण का महत्व, यह प्रभावपूर्ण प्रबंध, इफेक्टिव मैनेजमेंट होते हैं। कर्मचारियों का विकास होना संभव होता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कर्मचारियों का अभिप्रेरण होता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, विकास में सहायक होते हैं। और अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का आधार बनाता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। बढ़िया समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन भी इससे स्थापित होता है। उपरोक्त विवेचन या बातों से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारों का प्रत्यायोजन एक प्रभावशाली संगठन के लिए अपरिहार्य है। इसके बिना संगठन का निर्माण नहीं हो सकता और संस्था का कुशल संचालन नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं विकेंद्रीकरण के बारे में। विकेंद्रीकरण का अर्थ यानी मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कामों पर बंटवारा को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। कई जगह इसको बांटना और उसके बाद कार्य को कराना, यह डिसेंट्रलाइजेशन आम भाषा में कही जाती है। उत्तरदायित्व को टालने अथवा बदलने से कोई भी काम नहीं होता है, बल्कि इसका आशय निर्णय संबंधी अधिकार प्रबंध के निम्न स्तरों को सौंपने से होता है। उच्च प्रबंध अपने सभी अधिकार त्याग देता है। वह महत्वपूर्ण मामलों पर स्वयं निर्णय लेते हैं। विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व की भावना डालना या जागृत करना या पैदा करना से है। उन्हें निर्णय संबंधी अधिकार प्रदान करने से भी है। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य समस्त संगठन में व्यवस्थित ढंग से निर्णय संबंधी अधिकारों को अधीन व्यक्तियों को सौंपने से है। उक्त परिभाषा के अनुसार विकेंद्रीकरण में कुछ अधिकारों का उच्च स्तर पर आरक्षण माना है, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण के अधिकार का भारापर्ण उस सीमा तक किया जाता है जहां तक इन्हें क्रियान्वित किया जाना हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रबंधकीय निर्णय लेने का अधिकार यदि उन सभी व्यक्तियों के हाथ में होता है जो कार्य का या उस निर्णय से संबंधित हो, तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। प्रोफेसर एलन के अकॉर्डिंग, प्रोफेसर एलन ने कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन applies to the systematic delegation of authority in an organization in the context अब हम जानना चाहते हैं कि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत सभी कार्यकारी संभाग अपने आप में स्वतंत्र होते हैं एवं प्रत्येक संभागीय अधिकारी को स्वतंत्र निर्णय लेना होता है या पड़ता है।
विकेंद्रीकरण की तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों या ऑब्जेक्टों के कारण की जाती है, जैसे कर्म भार में कमी लाने के लिए। दूसरा, प्रबंधकीय प्रतिभा को विकसित करने के लिए। तीसरा, निर्णय में होने वाले विलंब को समाप्त करने के लिए। और चौथा, प्रजातांत्रिक प्रणाली का विकास करने के लिए। और पांचवें, कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए। छठा है निम्न स्तरीय प्रबंधकों को प्रेरणा देने के लिए। और सातवां है विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। इन तमाम बातों का उद्देश्य है किसका? विकेंद्रीकरण के। अर्थात विकेंद्रीकरण प्रबंध का दर्शन है और प्रबंध के सभी क्षेत्रों को यह अपने ढंग से प्रभावित करने का कार्य करता है। विकेंद्रीकरण के कई प्रकार के महत्व हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण के कई प्रकार के उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर इसके कई महत्व हैं, जैसे अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास, डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग सबडिविजन्स। दूसरा है भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास, लेट डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। और तीसरा है शीघ्र निर्णय लेने का अधिकार, क्विक डिसीजन मेकिंग। चौथा है उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी लाना, यानी रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। पांचवा है विकास में सहायक, फैसिलिटीज ग्रोथ। ये तमाम बातें जो हैं यह विकेंद्रीकरण के महत्व के अंतर्गत आते हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के तहत ये बातें आती हैं और इनको आपको देखना होगा। ये ठीक से पढ़िएगा। इन तमाम बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण के लाभों के बावजूद भी इसका उपयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि विभिन्न विभाग अपनी इच्छा से निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगे तो यह संगठन के हित में नहीं होगा। और हमारी नीति यह होनी चाहिए कि मुख्य नीति निर्धारण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण सदैव केंद्रीकरण से संतुलित होना चाहिए। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा से पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे और फ्रेश जो फेयर बुक कॉपी है उसमें आप इसको फेयर करेंगे और उसके बाद तब फिर इसको याद करने का कार्य करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।